हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में अस्थमा की। ठीक है, तो हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में COPD की बात की है, जिसमें हमने बात किया पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की और फिर इम्फाइसीमा की। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं अस्थमा की, जो कि COPD में नहीं आता है लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में है। ठीक है, तो अस्थमा की बात करने से पहले हम यहाँ पे एक नोट्स दिया गया है और ये नोट्स रियली इम्फाइसीमा का है। ठीक है, लेकिन हम इम्फाइसीमा का जब पिछली वीडियो में डिस्कशन किए थे तो यहाँ पे हम नोट्स पे नहीं ध्यान दे पाए और नोट्स को हम वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बताया गया नोट्स में। सेम वही चीज़ बताई गई है जो हमने यहाँ मैकेनिज्म में बताया था, बस उसको एक बार हल्का सा यहाँ पे देख लिया जाता है। तो देखिए, मीडिएटेड बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मीडिएट होता है इम्फाइसीमा, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है ये। और जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो इसमें देखिए CD8 पॉजिटिव टी सेल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे, जाहिर सी बात है। एंड इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीएज एंड एंटी प्रोटीएज एक्टिविटी, तो प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज की एक्टिविटी जो होती है इम्बैलेंस होती है। हम पिछले वीडियो में यहाँ पे हम बात कर चुके हैं मैकेनिज्म में। तो इसके इम्बैलेंस होने की वजह से इलास्टेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब इलास्टेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या है, इंक्रीज लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, तो लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से देखिए ये जो हमारा एल्वोलाई है ये देखिए डैमेज हो जाएगी और इसकी साइज़ देखिए बढ़ जाएगी। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे वही बताया गया कि एल्वुलर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। सेम चीज़ वही पिछली वीडियो में बात की थी, बस यहाँ पे दिखा देते हैं। और देखिए, डिफेक्ट या डिफिशिएंसी एब्सेंस ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी या डिफेक्ट या एब्सेंस हो जाता है। तो जब एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी होगी तो एंटीट्रिप्सिन पहले होता क्या, तो हम पहले ही बता दिए कि ये एंटी प्रोटीएज है और ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, एंटीट्रिप्सिन, तो जब ये कम हो जाएगा या एब्सेंस रहेगा, डिफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से इलास्टेज की एक्टिविटी अनअपोज हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्वुलर डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वही सेम चीज़ है जो हमने यहाँ पे बात किया था मैकेनिज्म में, कि इलास्टेज की एक्टिविटी यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी की वजह से इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एल्वुलर डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है और मीडिएटेड बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये हो गया। अब हम मेन टॉपिक अस्थमा पे बात करते हैं। तो देखिए, अस्थमा इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, तो ये इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, इसी वजह से इसको COPD में कैटेगराइज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है और ऑफन ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस, तो ये एलर्जेंस की वजह से होगा या वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होगा या स्ट्रेस की वजह से होगा। ठीक है, और इसमें होता क्या है, एसोसिएटेड विद एटॉफी, इसमें एटॉफी हमको देखने को मिलेगी। और फिर इसके बाद ये बताया जा रहा है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या एस्पिरिन एक्सासर्बेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज, तो एस्पिरिन या एनएसाइड्स ये रेस्पिरेटरी डिजीज को एक्सासर्बेटेड कर देती हैं, और जिसकी वजह से क्या हमको देखने को मिलता है, अस्थमा। ठीक है, तो हल्की फुल्की अगर रेस्पिरेटरी डिजीज है तो उसको और एक्सासर्बेटेड कर देगी ये एस्पिरिन खासतौर से, और इस वजह से हमको अस्थमा, नेजल पॉलिप्स और कॉक्स इनहिबिटर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखिए, ल्यूकोट्रीन ओवर प्रोडक्शन होता है, और जब ल्यूकोट्रीन ओवर प्रोडक्शन होगा तो एयरवे का कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हल्की फुल्की भी रेस्पिरेटरी डिजीज है तो उसमें एस्पिरिन खासतौर से और दूसरी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये इसको एग्जासर्बेट कर देती हैं, और 3 कंडीशन पैदा होती हैं, अस्थमा या नेजल पॉलिप्स या कॉक्स इनहिबिटर सेंसिटिविटी। और इसका मैकेनिज्म होता है एयरवे कॉन्स्ट्रक्शन, और इसी तीनों चीज़ों को हम बोलते हैं सेम्टर्स ट्राइएड। ठीक है, तो ये सेम्टर्स ट्राइएड ये हो गया। और उसके बाद फिर हम डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए, इसकी मेन डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। और इंटरमिनेंट एपिसोड ऑफ डिस्निया, इसमें हमको देखने को क्या मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा इंटरमिनेंट, और कफिंग देखने को मिलेगा, वीजिंग देखने को मिलेगा और टेकिपनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और डायग्नोसिस सपोर्टेड बाय स्पायरोमेट्री, तो जो ये डायग्नोसिस हमने देखा ना, हमको पता चला कि यहाँ पे अस्थमा हो सकता है, तो अब इसको कंफर्म करने के लिए हम स्पायरोमेट्री करते हैं। और स्पायरोमेट्री में हमको मिलेगा क्या, तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न विद ब्रोंकोडायलेटेड रिस्पांस। तो सबसे पहले तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न जो है ना, ये वाला ग्राफ, इस तरह का हमको ग्राफ मिलेगा स्पायरोमेट्री में, और उसके साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर रिस्पांस देखने को मिलेगा। जब ब्रोंकोडायलेटर हम देंगे तो ये जो स्पायरोमेट्री में ये वाला ग्राफ है ये चेंज होके, और हमको जो ये लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिला ये थोड़ा सा राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो वही है कि ब्रोंकोडायलेटर का रिस्पांस देखने को मिलेगा, बट मे बी नॉर्मल व्हेन नॉट इन एक्सासर्बेशन। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पायरोमेट्री है ये कुछ कंडीशंस में नॉर्मल है, जब एक्सासर्बेट ना हो, अस्थमा हो, हल्का फुल्का हो, ठीक है, माइल्ड हो, तो उसमें एक्सासर्बेशन नहीं होगा, और जब एक्सासर्बेशन नहीं होगा तो हो सकता है कि स्पायरोमेट्री हमको पॉजिटिव मिले, तो स्पायरोमेट्री में हमको ये डिटेक्ट ना हो। ठीक है, तो जब ये एक्सासर्बेट होता है तब तो हमको स्पायरोमेट्री में मिलेगा ही।
और उसके बाद फिर मैकेनिज्म की बात की गई तो देखिए ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और इसमें इन्फ्लामेशन भी होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो जो हमारी सेल की लेयर है ना, यहाँ पे हमको इन्फ्लामेटरी सेल देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं। तो देखिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये देखिए हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बना रखा है, तो देखिए ये हमारी स्मूथ मसल्स है, ठीक है। ये देखिए ये म्यूकस है, और उसके बाद ये देखिए ये गॉबलेट सेल्स हैं, और ये देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये लेमिना प्रोपरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद फिर देखिए ये स्मूथ मसल्स है। नॉर्मल में देखिए स्मूथ मसल्स इतनी पतली है, और उसके बाद फिर ये देखिए ये ग्लैंड्स है, और ये जो है कार्टिलेज है, ठीक है। और अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए ये स्मूथ मसल्स जो है ना, देखिए ये स्मूथ मसल की लेयर, इसमें हमको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे कितना पतला है, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, और हाइपर रिस्पॉन्सिव ब्रोंकाई, ठीक है। तो जो ब्रोंकाई होगी वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्सिबल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो रिवर्सिबल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और रिवर्सिबल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इसी को हम बोलते हैं कि एयर वे रिमॉडलिंग। और ये रिवर्सिबल होता है तभी तो हमको यहाँ पे, जब यहाँ पे हम ब्रोंको डायलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, और उससे पेशेंट को राहत मिलती है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि म्यूकस प्लगिंग भी इसमें देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये म्यूकस देखिए कितना पतला नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पे देखिए थिक म्यूकस है, ठीक है। तो म्यूकस प्लगिंग भी हमको देखने को मिलेगी, पूरा म्यूकस वो हो जाएगा। तो म्यूकस प्लगिंग का यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। ये देखिए ये नॉर्मल था, और देखिए एयरवे में देखिए ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा म्यूकस प्लगिंग हो गई, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं म्यूकस प्लगिंग। और उसके बाद फिर अदर्स में देखिए क्या बताया गया, तो 3 सीज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 दिखाए गए लेकिन 3 होते हैं। तो सबसे पहला सी है कोर्समैन स्पाइरल्स। देखिए कोर्समैन स्पाइरल हमको देखने को मिलेगा, और ये क्या होता है, शेड एपिथेलियम फॉर्म्स होल्ड म्यूकस प्लग। तो शेड एपिथेलियम जो होगा ना, ये फॉर्म होल्ड म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये है, ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए दिखाया गया। और चारकोट लीडन क्रिस्टल्स हमको देखने को मिलेगा। तो चारकोट लीडन क्रिस्टल क्या होता है, इस्नोफिलिक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ इस्नोफिल्स इन स्पूटम, ठीक है। तो स्पूटम में इस्नोफिल की ब्रेकडाउन की वजह से डबल पॉइंटेड क्रिस्टल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका शेप क्या होगा, हेक्सागोनल होगा और इस्नोफिलिक होगा, ठीक है, इसका अपीयरेंस। तो इसको हम बोलते हैं चारकोट लीडन क्रिस्टल्स। तो 2 सी हो गया, कोर्समान स्पाइरल्स और चारकोट लीडन क्रिस्टल। तो देखिए ये चारकोट लीडन क्रिस्टल ये है, ठीक है। चारकोट लीडन क्रिस्टल हमको देखने को मिला, और उसके अलावा हमको देखने को मिलता है सीरियोला बॉडीज। तो सीरियोला बॉडी यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन हम याद रखें कि 3 चीज़ें, कोर्समान स्पाइरल, चारकोट लीडन क्रिस्टल्स और सीरियोला बॉडीज, ये 3 चीज़ें हमको अस्थमा की कंडीशन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे देखें तो देखिए ये जो है ना गॉबलेट सेल्स, ये देखिए गॉबलेट सेल्स ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और जब ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा इसका मतलब क्या है, इसका हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है। गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया हो गया। और फिर ये देखिए ये वाली जो लेयर है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखिए ये भी थिक हो गई। यहाँ पे देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन थी, यहाँ पे देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई, ठीक है। और उसके अलावा ये जो लेमिना प्रोप्रिया है ना, इसमें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कोई इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। ये देखिए ये मैक्रोफेज है, और यहाँ पे देखिए मास्ट सेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, और इसकी हम बात की है कि इसमें हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी हो जाएगी स्मूथ मसल्स में। और उसके अलावा फिर हम बात करें तो मैकेनिज्म की बात की है ही, और अदर रीजन में 3 सीज हम बात कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने सेम्टोस्टेरॉइड की मेनली बात की। तो सेम्टोस्टेरॉइड क्या होता है कि एस्पिरिन जो होती है ये एक्सासर्बेटेड कर देती है रेस्पिरेटरी डिजीज को, और ये 3 कंडीशन भी इसमें देखने को मिलता है, या तो अस्थमा देखने को मिलेगा, नेजल पॉलिप देखने को मिलेगा, और कॉक्स इनहिबिटर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। यही हो गया हमारा सेम्टोस्टेरॉइड। और इसमें मैकेनिज्म क्या होता है कि ल्यूकोट्रीन ओवर प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।